हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। क्लास 12th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जेई के सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हमारा 12th क्लास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 29 है और बस ये मान के चलिए कि आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट मैथमेटिकल पोर्शन है। मैं आपको एक लेक्चर या दो लेक्चर और प्रोवाइड करूँगा और उन लेक्चर्स में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि दो लेक्चर जो मुझे आपको प्रोवाइड करने हैं वो कुछ थ्योरेटिकल चैप्टर हैं, तो वो मैं आपको पढ़ाऊँगा थोड़ा सा अलग तरह से। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा मुझे कैसे पढ़ाने हैं। वो उसमें मुझे जो थ्योरी पढ़ानी है, एक्चुअली उसका टॉपिक है कमर्शियल सेल एंड बैटरीज, जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में डिफरेंट टाइप के कमर्शियल सेल और बैटरीज यूज़ करते हैं। तो उनका वर्किंग मेथड क्या है, वो बनता कैसे है, और उनके अंदर होने वाली जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो कैसे होती है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन होगी। और मैं ये टॉपिक पढ़ाऊँगा फ्रॉम NCERT विद डायग्राम और बाकी सभी जो रिएक्शंस दे रखी है वो वाली। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग आज ये जो लेक्चर है उसमें अपना जो बाकी का बचा हुआ मैथमेटिकल पोर्शन है, जैसे कि फैराडे का सेकंड लॉ बचा हुआ है। फर्स्ट लॉ तो हमने कंप्लीट करा दिया, उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल वो भी हमने करा दिए। सेकंड लॉ बचा एक छोटा सा टॉपिक है और उसके बाद में बाकी कुछ पोर्शन और देखेंगे और बाकी हम लोग इसे कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए हम लोग स्टूडेंट लेक्चर की शुरुआत करते हैं और आपको हेडिंग डालनी है सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। ये सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, फैराडे का सेकंड लॉ। ठीक है स्टूडेंट, फैराडे का जो सेकंड लॉ है वो क्या कहता है कि जब कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिए जाते हैं, दो या दो से ज़्यादा, और उन्हें जब एक सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, सीरीज़ में एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, और जब उसके अंदर चार्ज पास किया जाता है, करंट पास किया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है इसके बारे में सेकंड लॉ दिया जाता है। तो चलिए पहले तो मैं यहाँ पर थ्योरेटिकली से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लिया हमारे पास ये तीन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ए जिसके अंदर भरा हुआ है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन एक्वस कंडीशन में, इसे सीधे सीधे कनेक्ट किया गया एक और सॉल्यूशन से, जिसके अंदर हम लोगों ने फिल किया जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, और इसे भी फर्दर कनेक्ट किया गया एक और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन फिल्ड है, और ये वायर आउट। जितना चार्ज यहाँ पर पास किया गया उतना ही चार्ज यहाँ पर पास किया गया, उतना ही चार्ज हमने यहाँ पर पास किया, और उतना ही चार्ज हमने यहाँ पर पास किया स्टूडेंट। ठीक है, मतलब चार्ज सेम है। ये B है, ये C है, कह सकते हैं सेम अमाउंट ऑफ करंट is flow in all solution for same time, that is for same time
that is same charge in all solution, सभी सॉल्यूशंस के अंदर चार्ज क्या रहेगा, सेम। ये कंडीशन देखिए आप लोग, ठीक है। अब इस बात को मैं थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है, इफ 2 or more electrolytic solutions are arranged in a series combination, then same amount of charge is passed through all सॉल्यूशन, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मैंने अलग कर लिया, इसे आपको अलग ही नोट करना है और अलग ही बनाना है बाद में, ठीक है। इसे आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर नोट कर लीजिएगा बच्चों, तो ये आप लोग बाद में कर सकते हैं। अब अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट तीनों में इक्वली पास होगा, तो जो फैराडे का फर्स्ट लॉ वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में करंट पास करते हैं तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट ऑन कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर जितना ज़्यादा चार्ज पास किया जाएगा कैथोड पर, उतना ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, ठीक है। मतलब अगर चार्ज बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, अमाउंट बढ़ेगा। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ इन तीनों के तीनों सॉल्यूशन में चार्ज सेम है, क्योंकि सीरीज में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है। क्योंकि तीनों के तीनों सॉल्यूशन में चार्ज सेम है, इसीलिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट ऑन कैथोड या फिर एनोड चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर डिपेंड करेगा किसी और चीज़ पर। चलिए दूसरा पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं। सो नाउ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस deposited on electrode does not depend upon charge। अब चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। मतलब कहने का ब्रैकेट में लिख भी सकते हो, W डज नॉट डिपेंड अपॉन Q, Q पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। एज सेड इन फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, तो मैंने लिखा जैसा कि फर्स्ट लॉ में हमने लिखवाया था, कहा था, बताया था, ठीक है, कि नाउ amount of substance deposited on electrode does not depend upon charge, डिपेंड नहीं करता, as said in first law of Faraday, जैसा कि फर्स्ट लॉ में कहा गया था। अब अगर चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा तो किस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि अगर सीरीज में सबको इक्वली अरेंज कर दिया
और सबके अंदर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज अगर पास किया गया तो ऐसा देखा गया फिर भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट ऑन कैथोड अलग अलग है। कॉपर का अलग मास मिलता है, जिंक का अलग मास मिलता है, सिल्वर का अलग मास मिलता है। इसका मतलब किसी और फैक्टर पर डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, बट इन अबव कंडीशन we obtained different amount of copper, zinc and silver at electrode. Even charge flow in all solutions is different. जबकि चार्ज फ्लो तीनों में डिफरेंट नहीं, सेम। इवन चार्ज फ्लो इज सेम, जबकि चार्ज फ्लो सेम है। तो अगर चार्ज फ्लो सेम है फिर भी अमाउंट क्यों डिफरेंट ऑब्टेन हो रहा है? ठीक है, तो ये तो था इस पोर्शन का एक थ्योरेटिकल पार्ट। पहले आप लोग इन तीनों पॉइंट को पढ़ लीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, फिर ये डायग्राम बनाइएगा अच्छे से। और अब मैं आपके सामने ये मैथमेटिकली एक्सप्लेन करूँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि सेम अमाउंट ऑफ चार्ज होते हुए भी इनका सबका डिफरेंट अमाउंट हमें इलेक्ट्रोड पर ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है, तो वीडियो स्टॉप करके सभी स्टूडेंट इस पार्ट को नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। देखिए बच्चों, अगर मैं इस चीज़ को मैथमेटिकली एक्सप्लेन करूं तो कैसे करूंगा, ये बात अब आपको समझनी है। ये बात आपको समझनी है कि मैथमेटिकली मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूंगा। देखिए कितनी आसान सी बात है और कितना आसान सा कॉन्सेप्ट है। ये आई थिंक पॉइंट 4 है, लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं आप लोग मैथमेटिकली आपने फैराडे का फर्स्ट लॉ पढ़ा है, फ्रॉम फर्स्ट लॉ। क्या कहा फर्स्ट लॉ में कि W इज इक्वल टू Z इंटू Q। ठीक है, या फिर W इज इक्वल टू E अपॉन F इंटू Q। इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। समझ गए बात को? ठीक है बच्चों, ये तो पढ़ाई होगा। W अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट ऑन इलेक्ट्रोड, Z यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है उस सब्सटेंस के लिए जो डिपॉजिट हुआ, कांस्टेंट वैल्यू है। Q चार्ज है, चार्ज यहाँ पर कांस्टेंट है। ये सारी वैल्यू दे रखी है। E इक्विवेलेंट वेट है, F फैराडे कांस्टेंट, Z की वैल्यू होती है E अपॉन F और ये Q। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है आपको ये लिख लेना है, बिकॉज Q इज सेम फॉर ऑल। तीनों सॉल्यूशन के लिए Q सेम है, सेम है ना। और जो F है, F
इसे बोलते हैं फैराडे कांस्टेंट। इसकी वैल्यू तो फिक्स है 96500। ओके स्टूडेंट, आप लोग शायद मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। मैं कह रहा हूँ क्यू सेम फॉर ऑल दीज सॉल्यूशंस। क्यू सेम है सभी सॉल्यूशन के लिए। एफ फैराडे कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स है, लेकिन ई जो है वो तीनों के लिए अलग अलग है। तीनों के लिए ई की वैल्यू अलग अलग है। अगर मैं कहूँ ई कॉपर के लिए, तो ई कॉपर इज इक्वल टू होता है कॉपर का मास 63.5 डिवाइड बाई 2, ये कॉपर के लिए। अगर मैं कहूँ ई जिंक के लिए, तो जिंक के लिए हो जाएगा, जिंक का मास होता है आई थिंक 68 या 69 डिवाइड बाई 2। और सिल्वर के लिए हो जाएगा ई ए जी इज इक्वल टू 108 डिवाइड बाई 1। साफ साफ दिखाई दे रहा है ई तीनों के लिए डिफरेंट है। इसका मतलब अगर ये दोनों कांस्टेंट हो गई, ठीक है, हम लोग कभी कभी ये कहते हैं कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। जैसे अभी कुछ दिन पहले बताया था हमने, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q और W इज इक्वल टू Z इंटू Q। मतलब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर कोई कांस्टेंट यूज करते हैं। ये बात आपने फिजिक्स में पढ़ी है, अभी केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो। ठीक, अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर कांस्टेंट यूज करते हैं तो कांस्टेंट को हटाकर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा सकते हैं ना। मतलब हम ये कह सकते हैं, अगर मैं कहूँ कि इन दोनों में Q एंड F आर कांस्टेंट, अगर ये दोनों कांस्टेंट हो तो कह सकते हैं इसलिए कि W प्रोपोर्शनल टू E। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, W प्रोपोर्शनल टू E। इसका मतलब किसी भी सब्सटेंस का अगर दो या दो से ज़्यादा सॉल्यूशन सीरीज में कनेक्टेड है तो उस केस में अमाउंट ऑफ ईच सब्सटेंस डिपॉजिट ऑन कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मास। तो उसी का अमाउंट उसी के इक्विवेलेंट मास पर डिपेंड करेगा। बस सीधी बात ये है। ठीक है, तो यहाँ से बस ये बात निकल के आई जो आपको फाइनली नोट करनी है। कह सकते हो सो इफ टू और मोर इलेक्ट्रोलाइटिक solution are deposited at cathode, then amount of each substance deposit is directly proportional to their या फिर its equivalent mass। ये कहा, मतलब W प्रोपोर्शनल टू E। ठीक है, अगर मान लिया मैं दो अलग अलग की बात कर लूँ तो पहले वाले के लिए हो जाएगा W1 प्रोपोर्शनल टू E1 और दूसरे वाले के लिए हो जाएगा W2 प्रोपोर्शनल टू E2। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। तो इन दोनों इक्वेशन के कॉम्बिनेशन से, क्योंकि यहाँ से मैं हटाऊंगा प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट आएगा, यहाँ से हटाऊंगा कांस्टेंट आएगा, दोनों के लिए सेम रहेगा कांस्टेंट। तो जब इसे डिवाइड करूँगा इक्वेशन 1 को 2 से, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, कह सकते हैं W1 अपॉन W2
इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। एक कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला बनता है। इस फॉर्मूले में क्या कंडीशन है, मान लिया आपको ऐसा क्वेश्चन न्यूमेरिकल में दे दिया कहीं पर, और ऐसा क्वेश्चन कई बार बोर्ड में, नीट में, जेईई में पूछा हुआ है, ठीक है, कि जैसे कह दिया कि दो सॉल्यूशन है, एक कॉपर सल्फेट का, एक जिंक सल्फेट का, हो सकता है इनके अलावा कुछ और भी हो, मैंने तो दो मान लिए, दो सॉल्यूशन है। कहा कि दोनों सॉल्यूशन एक सीरीज में कनेक्टेड है और दोनों सॉल्यूशन के अंदर सेम अमाउंट ऑफ करंट पास किया गया, दोनों सॉल्यूशन के अंदर सेम अमाउंट ऑफ करंट पास किया गया। अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट पास किया बट उन्होंने करंट और टाइम की वैल्यू नहीं दी, बस ये कहते हैं कि सेम अमाउंट ऑफ करंट पास किया गया, ठीक है। अगर कॉपर 10 ग्राम डिपॉजिट हुआ हो तो बताइए जिंक कितना हुआ होगा। इफ अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट ऑन इलेक्ट्रोड इज 10 ग्राम, देन व्हाट इज द मास ऑफ जिंक डिपॉजिट ऑन कैथोड, एनोड, जहां भी होगा, ठीक। तो यहां पर इसका मतलब कह सकते हैं कि W1 की वैल्यू तो गिवन है भाई, एक को कॉपर मान लो, एक को जिंक मान लो, W1 की वैल्यू गिवन है, कॉपर की वैल्यू, जिंक की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब इक्विवेलेंट वेट एक ऐसी चीज़ है जो आप लोग वैलेंसी और एटॉमिक मास से पता लगा सकते हैं। तो अगर W1 गिवन है, W2 फाइंड आउट करना है, और E1 E2 की वैल्यू, मतलब जो इक्विवेलेंट वेट है उन सब्सटेंस के, उन्हें हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल हम लोग सोल्व कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे, तब यूज़ करोगे जब आपको उस न्यूमेरिकल में करंट, टाइम या फिर चार्ज की वैल्यू ना गिवन हो, इसे हम लोग तब यूज़ करेंगे। अभी तो आपका काम यही है कि आप लोग वीडियो स्टॉप करके इस पोर्शन को नोट कर लीजिएगा, इस वाले पोर्शन को, ठीक है। फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ कोई न्यूमेरिकल ऐसा मिले जो आपको मैं सॉल्व करा पाऊँ, ठीक है। कर लीजिए आप लोग नोट। तो जैसे एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं आपके सामने, ये जो डायग्राम बना है इसी के ऊपर मैं एक न्यूमेरिकल आपको दे देता हूं, ठीक है। यही न्यूमेरिकल है, इसे तो मैंने कर दिया रफ, क्योंकि मैं दो का कॉम्बिनेशन लेके चल रहा हूं। डायग्राम के सामने न्यूमेरिकल क्या है, इफ same amount of is passed through CuSO4 and ZnSO4 solution, find out weight of copper deposited on cathode if weight of zinc is found 10 ग्राम। तो आसान क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन में अगर आप कहें क्या क्या गिवन है, तो यहाँ पर W कॉपर आपको फाइंड आउट करना है, और आपको W जिंक की वैल्यू गिवन है 10 ग्राम। कॉपर और जिंक का इक्विवेलेंट वेट आपके सामने है। ई कॉपर की वैल्यू कितनी है, 63.5 डिवाइड बाई 2, और ये ई जेड एन की वैल्यू कितनी है, 68 डिवाइड बाई 2, ठीक। फॉर्मूला हो जाएगा W कॉपर अपॉन W जिंक इज इक्वल टू ई कॉपर
अपॉन ई जिंक। यहाँ पर ऐसे 3 वैल्यूज़ जो आपको गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है और जिंक की वैल्यू भी गिवन है। आपको बस केवल ये फाइंड आउट करनी है। बाकी आपको इनमें से ये हर एक वैल्यू यहाँ पर गिवन है और आपको अल्टीमेटली कॉपर का एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है, सॉरी वेट फाइंड आउट करना है। वैल्यू पुट करिए, आंसर निकालिए। ठीक है, करिए नोट। ओके स्टूडेंट, तो ये मान के चलिए कि आप इस चैप्टर का जितना भी मैथमेटिकल पोर्शन है, न्यूमेरिकल पोर्शन है, वो सारा का सारा मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। एक भी ऐसा टॉपिक नहीं बचा इसके अंदर जो न्यूमेरिकल पोर्शन के बेस पर है जो हमने नहीं कराया। NCERT के अकॉर्डिंग भी और आउट ऑफ NCERT भी, जो भी बोर्ड में, नीट में, JEE में जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, हर टॉपिक के ऊपर हमने बिल्कुल डीपली जाकर आपको हर टॉपिक समझाया है, न्यूमेरिकल कराया है। अब टर्न आपका है, बारी आपकी है। आपने क्या करना है, आज और आज से पहले जितने भी लेक्चर्स आपको हमने दिए हैं वो सारे लेक्चर्स आप लोग अच्छे से रिवाइज़ करें, अपने नोट्स को रिवाइज़ करें। NCERT इंटेक्स, NCERT एग्जाम्पल्स और NCERT एक्सरसाइज के क्वेश्चन सबसे पहले करने हैं आपको। सबसे पहले आपको यही काम करना है। इस चैप्टर में कुल मिलाकर लगभग 30 से लेकर 35 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से लगभग 50% मैं आपको करा चुका हूँ शुरू से लेके आज तक। ठीक है, आप लोगों ने एक बार सभी क्वेश्चंस को, चाहे वो मैंने कराया है चाहे नहीं कराया है, हर क्वेश्चन को एक बार अपने आप बैठकर सोल्व करें। एक एक क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करें। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है, कोई क्वेश्चन आपको पूछना है, तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट करें। ठीक है, तो आप लोग जो क्वेश्चंस हैं वो किसी भी मेथड से आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, वो आपको पता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछने हैं, वो आप लोग पूछ सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूँ। आने वाले जो 2 लेक्चर होंगे वो आपको मैं थ्योरेटिकल लेक्चर प्रोवाइड करूँगा। उसके अंदर हमें कमर्शियल सेल पढ़ाना है, कोई मैथमेटिकल पोर्शन नहीं, केवल आपको डायग्राम समझाना है, केवल रिएक्शन समझानी है और एग्जाम्पल और उनके यूजेस और वर्किंग मेथड सब कुछ। ठीक है, मुश्किल से 2 लेक्चर लगेंगे हमें कंप्लीट कराने में। ठीक, उसके बाद अगर आपके डाउट रहे इस लेक्चर में तो फिर मैं आपको इस चैप्टर में तो लेक्चर प्रोवाइड करूँगा, नहीं तो हम लोग फिर शुरू करेंगे कोई नया चैप्टर। तो आज के लिए इतना रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।